गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड एंड व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सी प्रोग्रामिंग। ये पूरे चैप्टर में हम वही स्टडी करने वाले हैं कि जब हम किसी कोड को सी में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में, तो कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक बहुत सारे पैरामीटर्स लाइक फंक्शन, कॉल, स्ट्रक्चर, ये सब हमने देखा है। ठीक है, एरे। तो ये चैप्टर में जब एडवांस लेवल का जब आप सी प्रोग्रामिंग करते हो तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो भी इम्पोर्टेंट। बट बेसिक लेवल पे जब आप कुछ सीखने के लिए जब प्रोग्रामिंग करते हो तो ये सब पैरामीटर्स इतने मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, वंस यू आर master while coding in C, then after you have to consider जब भी आप किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो तो प्रोडक्ट का जब भी हम डिजाइन करते हैं तो मेन उसका कंसर्न रहता है मेमोरी, क्योंकि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कॉस्टिंग में मेन कॉस्टिंग रहता है मेमोरी का। और जितना आपका कोड जो आप लिख रहे हो वो कम मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा उतना ही आपका कोड एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि लेस मेमोरी लेस मेमोरी साइज इज रिक्वायर्ड फॉर अ एफिशिएंट कोड। और मेमोरी की साइज जितनी कम होगी आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग उतना कम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम किसी प्रोडक्ट को या ऐसा डिजाइन नहीं कर रहे हैं, सो इट्स नॉट अ कंसर्न। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा था पॉइंटर एलियासिंग। पॉइंटर एलाइजिंग में क्या होता है प्रॉब्लम? पॉइंटर एलाइजिंग में कि आपका जो पॉइंटर आपने जो ऑफसेट असाइन किए हैं वही सेम ऑफसेट दूसरे पॉइंटर को भी असाइन किए हैं। ठीक है, तो एक पॉइंटर की वजह से दूसरे पॉइंटर पे इफेक्ट आती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर एलियासिंग। उसकी वजह से मेनली क्या होता है कि हमारा कोड में जो एक लेवल आना चाहिए वो नहीं आता है। ठीक है, वेरिएबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। आज का टॉपिक है बीट फील्ड्स। ओके, कंपाइलर कैन चूज हाउ बीट्स आर अलोकेटेड विद इन द बीट फील्ड कंटेनर। ठीक है, बीट आप जब किसी भी आपको बीट पे काम करना है, अगर आप बाइट पे काम करोगे तो कोड उतना एफिशिएंट नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर अगर सिर्फ एक एग्जाम एक बीट पे काम करना है और उसकी वजह से आप पूरे 7 बीट्स या टोटल 32 बीट्स को अफेक्ट करो, सो दैट कोड विल बी क्वाइट स्लो। द कोड जो कोड को स्लो करेगा और आपका मेमोरी ऑक्यूपेशन भी बढ़ जाएगा। तो हमें बीट्स, अगर कोई बीट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है तो पर्टिकुलर बीट पे ही ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाइलर जो बीट एलोकेट करता है उसको हम बोलते हैं बीट फील्ड कंटेनर। ठीक है, फॉर दिस रीजन अलोन अवॉइड यूजिंग बीट फील्ड इनसाइड अ यूनियन और अ स्ट्रक्चर डेफिनेशन। जब आप कभी भी यूनियन या स्ट्रक्चर का यूज करते हो तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू डोंट यूज बीट फील्ड्स। ठीक है, बीट फील्ड आर स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड यूजुअली एक्सेस यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है, वो एक मेमोरी का ही एक पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। ओके, और उसको स्ट्रक्चर पॉइंटर से ही हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द मेमोरी। एज दे आर स्ट्रक्चर एलिमेंट they suffer from a problem like pointer aliasing. अगेन स्ट्रक्चर पॉइंटर है तो सभी पॉइंटर्स पॉइंटर एलियासिंग की जो प्रॉब्लम है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बीट फील्ड का भी अगर आप यूज करोगे तो यू हैव टू यू विल नॉट मस्ट,
you may be suffered from pointer aliasing. So it is advisable to avoid of using bit field. Instead use define or enum operator. ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कोड आप पर्टिकुलर बीट को डिफाइन कर दीजिए और वही बीट का यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग बीट फिल्ड्स. क्लियर? अनअलाइन डेटा एंड एंडियननेस. ठीक है, डेटा को अलाइन कैसे करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट. ठीक है, और एंडियननेस आप जानते ही हो. व्हाट डू यू मीन बाय एंडियननेस? Endian means little endian and big endian. Okay, again हमारा जो पोजीशन ऑफ बीट्स है वो डिफाइन करता है endianness. These two main issues, these two, unaligned data and endianness, two main issue will cause complicate memory access and portability. ठीक है, पोर्टेबिलिटी मतलब एक कोड को दूसरे कोड से एक्सेस करना. ठीक है, तो ये दो मेन इश्यू जो है वो क्या रिजल्ट लाते हैं? इट कॉम्प्लिकेट द मेमोरी एक्सेस. मेमोरी एक्सेस का जो काम है मेमोरी एक्सेस करना, उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, थोड़ा टफ कर देता है और पोर्टेबिलिटी इश्यूज भी क्रिएट करता है. इफ द एड्रेस इज नॉट अलाइंड टू इट्स टाइप, care may be generated data abort and load rotated value. अगर एड्रेस जो आप कॉल कर रहे हो वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो क्या होगा? रॉन्ग डेटा में बी जनरेटेड, रॉन्ग डेटा में बी एक्सेस फ्रॉम अ मेमोरी, और कई बार जो एड्रेस रोटेट होके उसको मिलता है वो एड्रेस अवेलेबल ही नहीं होता है. ठीक है, so that decrease the strength of the code. If the pointer is not aligned, then program may give unexpected result. अगर address unaligned है तो you can't access a particular value from a memory, and if the pointer is not aligned, then program may give unexpected result. You will also face alignment problem when reading data packets or files used to transfer information between computers. When you communicate with the other microcontroller or microprocessor, and if you have alignment issue, तो जो डेटा आप रीड करते हो वो किस सीक्वेंस में कौन से डेटा पैकेट्स को कैसे रिसीव करना है और उनको कहाँ पे रखना है, तो ये सब प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा. सो अलाइनमेंट इज नेसेसरी फॉर एनी वर्क. ठीक है, चाहे वो मेमोरी को एक्सेस करना हो या चाहे किसी और प्रोसेसर या कंट्रोलर के साथ काम करना. अलाइनमेंट इज मस्ट. Endianness. As you know that ARM core can be configured to work in both modes, little endian mode and big endian mode. Little endian mode will start from D0 to D7 and big endian mode will start from D7 to D0. By default, ARM will work with the little endian mode. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ARM किसके साथ काम करता है? लिटिल एंडियन के साथ. लेकिन अगर आपको कुछ चेंज करना है बिग एंडियन में तो आप एट द स्टार्टिंग जब पावर अप होता है तब आप चेंज कर सकते हो. एंडियननेस ऑफ द ARM जनरली सिलेक्टेड एट पावर अप एंड रिमेन फिक्स्ड देयरआफ्टर. तो मतलब आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते. अगर आपको बाय डिफॉल्ट अगर आप मोड सिलेक्ट नहीं करते हो तो लिटिल एंडियन ही सिलेक्ट होता है. लेकिन अगर आपको बिग एंडियन मोड यूज करना है देन यू हैव एट अ पावर अप यू हैव टू सिलेक्ट एंड यू हैव टू चेंज द मोड. ओके, एक बार चेंज कर दिया फिर इन द प्रोग्रामिंग यू कांट चेंज. फिर दूसरी बार जब वो पावर अप होगा तभी आप मोड चेंज कर सकते हैं. इफ स्पीड इज नॉट एन इश्यू देन वन कैन यूज read int underscore little and read int underscore big functions to avoid problems. ठीक है, अगर
आपको मैन्युअली ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वाइल पावर अप मोड कॉन्फ़िगर करना या मोड सिलेक्ट करना ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप दो फंक्शंस हैं हमारे पास, रीड आईएनटी अंडरस्कोर मीटर एंड रीड आईएनटी अंडरस्कोर बिग। ये दोनों फंक्शंस से आप एंडियननेस को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्पीड कंज्यूमिंग हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, तो उसकी वजह से स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। So clear handedness. So to summarize this, avoid using unaligned data if you can. Okay, try to align a data properly. Otherwise, you will face a pointer aliasing problem, memory access problem, communication problems. Okay. Access the data by combining with logical operations so that code won't depend on alignment or arm handedness. Okay, the best solution ये है कि जब भी आप कहीं से डेटा रीड कर रहे हो, either from a memory or from other device or from computer, तो आप क्या करो, डायरेक्टली डेटा रीड मत करो कि डायरेक्टली पोर्ट जो आपने कनेक्ट किया से वहां से डेटा रीड मत करो, उसको किसी लॉजिकल ऑपरेशन के साथ कंबाइन कर दो। तो लॉजिकल ऑपरेशन आपने जो प्री डिफाइन किया है वही है आपके अलाइनमेंट के हिसाब से। तो आपका जो डेटा रीड होने वाला है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ ऑपरेट होगा। तो आपको आपके जो एलिमेंट में चाहिए, आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो जब भी रीड करो तो उसके साथ एंडिंग या ऑरिंग ऐसी कोई प्रोसेस करो कि जिससे डेटा पे कोई इफेक्ट ना हो। लाइक एंड गेट एंड ऑपरेशन में आपने देखा होगा, किसी भी बीट का मैं 1 के साथ एंडिंग करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम वैल्यू, ठीक है। x एंडिंग विथ 1 विल रिजल्ट इन x, ठीक है। और तो आपको क्या करना है, जब भी डेटा रीड करो तो उसको ff या ff के साथ एंडिंग कर दो कि जिससे रिजल्ट आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी ओरिजिनल डेटा, लेकिन आपको जो एलिमेंट चाहिए वो आपको अपने हिसाब से मिल जाएगा। और फंक्शन में भी आप ऐसा कर सकते हो कि किसी भी बीट का आप 0 के साथ ऑरिंग करते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट विल बी ओरिजिनल डेटा। क्लियर? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि अलाइनमेंट इश्यू और एंडियननेस ये सबको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन जस्ट आफ्टर रीडिंग अ डेटा। डिवीजन, ARM does not have a special hardware for a division operation, ठीक है। ALU ऑपरेशन है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन उसमें भी डिवीजन ऑपरेशन के लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर असाइन नहीं किया है, ठीक है। यू हैव टू मेक इट बाय अ सॉफ्टवेयर पर्पस ओनली। टू सॉल्व दिस कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन by calling software routine in a C library, ठीक है। तो डिवीजन ऑपरेशन अगर करना ही है तो उस C लाइब्रेरी से फंक्शन को कॉल करेगा to perform division operation. Standard division routine provided in C library may take 20 to 100 cycles, which make processor slow. Okay? तो ये जब आप सी लाइब्रेरी से डिवीजन का फंक्शन कॉल करते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो रूटीन जो आपने कॉल किया है इट टेक्स 20 to 100 साइकिल्स। उसको कितने साइकिल चाहिए, 20 to 100 साइकिल। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो कोड की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और आपका प्रोसेसर उतना स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो
डिवीजन ऑपरेशन का हार्डवेयर नहीं है हमारे पास, तो एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली सी लाइब्रेरी से प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर लो, लेकिन उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक दिस, ये एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप सिंपली सी में अगर ये इंस्ट्रक्शन लिखते हो, ठीक है, डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेशन दोनों सेम चीजें ही, ठीक है। तो ये जब आप करते हो तो इट विल टेक 50 cycles to complete the above operation, ठीक है। ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए उसको? 50 cycles। बट इंस्टेड ऑफ दैट, if you are using a logical small instruction made by your own, अगर आप ऐसा सिंपल प्रोग्राम यूज करते हो तो वो कितनी साइकिल्स कंज्यूम करेगा? इट कंज्यूम्स 3 cycles ओनली, ठीक है। देखो कितना डिफरेंस आ जाता है, 50 cycles और 3 cycles। Sign division routines are slower since they take an absolute value of the numerator and denominator and then call the unassigned division, okay. There are sign arithmetic and unsigned arithmetic, like that sign division and unsigned division is that। तो साइन डिवीजन जब हम करते हैं तो वो थोड़ा स्लोअर हो जाता है, क्योंकि उसमें है ना उसको ज्यादा पैरामीटर्स, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, तीनों को कंसीडर करना पड़ता है। सो साइन डिवीजन इज कंपैरेटिवली मोर स्लोअर एज कंपेयर टू अनसाइंड डिवीजन। सो इफ यू कांट अवॉइड अ डिवीजन, देन ट्राई टू अरेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन अ अनअसाइंड इंटीजर फॉर्मेट, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि अगर पहले आपको क्या करना है कि डिवीजन अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप डिवीजन अवॉइड नहीं कर सकते देन यू कैन यूज अनसाइंड इंटीजर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग वैल्यूज। The majority of ARM processor implementation do not provide hardware floating point support, okay, like AVR and other microcontroller। ARM में ऐसा कोई फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट का कोई हार्डवेयर असाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो फॉर यूजिंग अ वेक्टर फ्लोटिंग पॉइंट एक्सीलरेटर आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज करना पड़ेगा, वेक्टर फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेलरेटर, VFP जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट आर्म नहीं कर रहा है तो आपको एक्स्ट्रा से करना पड़ेगा। तो VFP को अगर आपको यूज करना है तो C कंपाइलर मस्ट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अ फ्लोटिंग पॉइंट इन अ सॉफ्टवेयर। आपको वो हार्डवेयर को C कंपाइलर के साथ अलाइन करना होगा, कंबाइन करना होगा। देन एंड देन, मतलब सी कंपाइलर मतलब सॉफ्टवेयर से उसको कंबाइन करना। The C library contains subroutine to simulate floating point behavior using integer arithmetic। C library में कई सारे सिम्युलेट सबरूटीन्स अवेलेबल है कि जो सिम्युलेट करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर, ठीक है। If you need fast execution and fractional values, you should use floating point or a block floating point algorithm, okay। आपको अगर स्पीडी काम चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हो? You can use fixed floating point and block floating point algorithms that is already available in C library, okay। Next one is inline function and inline assembly। What do you mean by inline? तो जब किसी फंक्शन, हमने देखा था लास्ट फंक्शन को जब कॉल करने का, फंक्शन का हम डिस्कशन कर रहे थे, तब हमने देखा था कि जब किसी फंक्शन को एफिशिएंटली कॉल करना है देन यू हैव टू मस्ट लुक फॉर दिस फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, जो हमने एज अ समरी वहाँ पे
देखा था कि आपको एफिशिएंटली फंक्शन को कॉल करना है तो आप इनलाइन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन रिमूव द फंक्शन कॉल ओवरहेड कंप्लीटली बाय इनलाइनिंग फंक्शन। आप इससे फंक्शन कॉल ओवरहेड को लिमिट कर सकते हैं। मैनी कंपाइलर्स अलाउ यू टू इंक्लूड इनलाइन असेंबली इन योर सी सोर्स कोड, ओके। बहुत सारे कंपाइलर है जो सपोर्ट करते हैं इनलाइन असेंबली को। इनलाइन फंक्शन को सपोर्ट करना है देन यू मस्ट हैव इनलाइन असेंबली सपोर्ट, तो बहुत सारे कंपाइलर सपोर्ट करते ही हैं। यूजिंग इनलाइन फंक्शन दैट कंटेन असेंबली यू कैन गेट द कंपाइलर टू सपोर्ट आर्म इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आर्म इंस्ट्रक्शन का भी सपोर्ट उसको मिल जाता है, ओके। इनलाइन फंक्शन का एक और एडवांटेज है कि आर्म इंस्ट्रक्शन का सपोर्ट भी कंपाइलर को इजीली मिल जाता है। द इनलाइन असेंबलर इज अ पार्ट ऑफ सी कंपाइलर। द मेन बेनिफिट of inline function and inline assembly is to make accessible in C operation that are not usually available as a part of C language. इसका मेन एडवांटेज यही है कि C लैंग्वेज में जो लिमिट कर रहा है हमें इनलाइन फंक्शन और इनलाइन असेंबली को, वो उसकी लाइब्रेरी में एडिट है ऑलरेडी। तो बाय डिफॉल्ट ही आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। It is better to use inline function rather than define macros, okay। inline function macros से advantageous क्यों है? Because the latter does not check the type of the function argument and return values, okay। macros में क्या होता है, function की argument और return value they should both be match, वो दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्रो में जो ये हो रहा है वो इनलाइन फंक्शन में नहीं होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, इवन दिस चैप्टर। दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो ये चैप्टर थोड़ा आपको समझने में कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि जो अभी बिगिनर लेवल पे आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, okay। But as a part of syllabus we have to study, so go through the lecture and prepare by yourself, ठीक है। And if any query, contact me, okay। Thank you for this lecture, thank you।